आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, वरना आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पहले जाके मेरे चैनल इट्स एज पे पार्ट 1 देखिए, फिर आ पाइए पार्ट 2 पे। तो ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, है ना। इंडिकेटर्स देख लिए थे हमने, क्या होते हैं इंडिकेटर्स देख लिए थे। इंडिकेटर्स की 2 क्लासिफिकेशन देख ली थी, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल में हमने 2 लिखे थे, एक लिखा था लिटमस, एक लिखा था टर्मरिक। और आर्टिफिशियल में हमने 2 लिखे थे, एक लिखा था हमने फिनोफ्थलीन, एक लिखा था हमने मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये देख लिया था हमने क्या कहा था, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लिटमस पढ़ेंगे, फिर टर्मरिक, फिर मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन, उसके बाद ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में लिटमस पूरा ख़त्म कर दिया था। लिटमस के भी हमने 2 टाइप किए थे, लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के भी हमने 2 टाइप किए थे, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। हमने ये देख लिया था, हमने देख लिया था ये न्यूट्रल एसिड होके कैसा लगता है, बेसिक होके कैसा लगता है। ब्लू का भी देख लिया था, एसिड, न्यूट्रल और बेस। हमने रेड का भी देख लिया था, न्यूट्रल, एसिड और बेस हमने देख लिया था। अब हमारी लिटमस की कहानी हो गई थी यहाँ पे समाप्त। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टर्मरिक ना, हम क्या करते हैं, हमें ना टर्मरिक को इंडिकेटर बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती है हमें फिल्टर पेपर और एक हमें चाहिए होती है वो क्या कहते हैं, टर्मरिक तो चाहिए ही होगी ना। ठीक है, क्या करते हैं हम, टर्मरिक का ना एक पेस्ट बना देते हैं। टर्मरिक को हम टर्मरिक पेस्ट में बदल देते हैं। अब ये पेस्ट हम क्या करते हैं, हमने एक लिया फिल्टर पेपर, मान लो ये फिल्टर पेपर ले लिया, हमने इस टर्मरिक के पेस्ट को पूरा इस पर स्प्रेड कर दिया, फिर हमने इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट ली, तो हमने काट ली स्ट्रिप्स इसकी। अब हम ये स्ट्रिप्स यूज़ करके इसे स्ट्रिप्स को इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, ना कि टर्मरिक डायरेक्टली को। ठीक है, हम अब देख लेते हैं हम कि टर्मरिक न्यूट्रल होके कैसा लगता है, एसिडिक होके कैसा लगता है और बेसिक होके कैसा लगता है। न्यूट्रल टर्मरिक तो मैंने कभी देखा हो कैसा लगता है, टर्मरिक न्यूट्रल होके येलो। जब भी ये टर्मरिक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है ना, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है येलो में ही, मतलब कोई कलर चेंज होता ही नहीं, नो चेंज लिख देते हैं हम। बात एक ही है, नो चेंज लिखो, येलो लिखो। बेसिक में हम इसे लिख देते हैं रेड। तुमने देखा हो, तुम्हारी कोई वाइट टी शर्ट हो, तुम्हारी कोई उस पर तुमने खाना गिरा लिया, खाने का दाग पड़ गया। अब हमारे इंडियन खाने भी तो एकदम मसाले डाल के बनते हैं, बिल्कुल मसाले डाल के, हल्दी डाल के। ठीक है, अब तुमने क्या किया, या तुम्हारी मम्मी ने, जो भी जिसने भी किया, उसने क्या किया, उन्होंने इस टी शर्ट के ऊपर सोप मल दी, सोप से साफ करने की कोशिश की इसे। अब सोप क्या होता है नेचर में, सोप होता है बेसिक नेचर में। अब क्या बताया था, जब बेसिक टर्मरिक के साथ मिलेगा तब ये कौन सा कलर बता देगा टर्मरिक का, ये कर देगा इसे रेड। तो तुमने कभी देखा हो ये रेडिश कलर में बदल जाता है, सोप के साथ ऐड होने के बाद। ठीक है, ये समझ गए टर्मरिक की कहानी। अब हम आ जाते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। मिथाइल ऑरेंज तुम्हें नाम से लग रहा है कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। तो न्यूट्रल में कैसा दिखेगा, ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। ठीक है,
बेसिक पे ये कैसा दिखेगा, बेसिक पे मिथाइल ऑरेंज कैसा दिखेगा, बेसिक पे येलो दिखेगा और एसिड पे रेड दिखेगा। ये ना अब तो मेरा याद ही करना पड़ेगा ये तीनों चीज़ें, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं हम फिनोफ्थलीन पे। फिनोफ्थलीन पे फिनोफ्थलीन न्यूट्रल, तुमने कभी देखा हो हम बेड के अंदर गोलियां डाल देते हैं छोटी छोटी वाइट कलर की, क्यों डालते, ताकि वो खराब ना हो, मतलब वो पॉइजनस भी होता है तो चूहे वूहे आए तो उसे खा के मर जाए वहीं, ठीक है, तो इसलिए हम डालते हैं। तो तुमने कभी देखा हो ये कलर में कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर ही नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होके कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब एसिड डालोगे तब भी ये कलरलेस ही रहते हैं, तब भी ये कलरलेस ही रहते हैं, यानी कि कलरलेस ही रहते हैं, यानी कि नो चेंज अकर्स, लिख सकते हैं ना हम इसे नो चेंज। अब हम आ जाते हैं बेसिक पे। ये बेसिक नेचर में पिंक हो जाता है, बेसिक नेचर में पिंक हो जाता है, ठीक है। अब हम एक ना इसकी टेबल बना लेते हैं इस ढंग से याद करने के लिए, ढंग से याद करने के लिए हम इसकी एक बना लेते हैं अच्छी सी टेबल। मिथाइल ऑरेंज, एक हम लिख देते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, एक हम लिख देते हैं क्या कहते हैं टर्मरिक, और एक लिख देते हैं लिटमस सॉल्यूशन। एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक और एक और, एक क्या लिख देते हैं लिटमस ब्लू, एक क्या लिख देते हैं लिटमस रेड, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखते हैं ये एसिडिक में कैसा लगता है, बेसिक में कैसा लगता है, और न्यूट्रल होके कैसा लगता है। पहले हम लिख देते हैं मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है ऑरेंज है तो न्यूट्रल में तो ऑरेंज होगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक, एसिडिक का खतरा, एसिडिक का मतलब खतरा, खतरा का लाल, तो रेड हो जाएगा ये, समझे, रेड हो गया ये। और बेस में ये येलो हो जाता है, बेस में ये येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन, ये न्यूट्रल में क्या कहा था मैंने तुम्हें, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। एसिडिक में भी कलरलेस ही रहता है, पर ये बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है। बेस, अगर फिनोफ्थलीन पे तुम सोप डालो तो ये फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक न्यूट्रल में येलो होता है, देखा ही होगा तुमने, मैंने क्या कहा था, येलो पे तुम सोप मलोगे, मतलब अपनी टी शर्ट पे सोप डालोगे तो वो बन जाता है रेड, यानी कि तो बेसिक में रेड हो जाता है। और ये टर्मरिक एसिड में येलो ही रहता है। अब लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रली पिंक होता है, बताया था ना मैंने तुम्हें ये, और एसिडिक में ये बन जाता है रेड, खतरे का निशान, और बेसिक में ये ब्लू, ब्लू है, बी से बेसिक, बी से ब्लू। अब लिटमस पेपर ब्लू, लिटमस पेपर ब्लू, जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ मिलता है, एसिड के साथ मिलता है तो ये बन जाता है रेड, खतरा यानी कि रेड। तो और बेसिक के साथ तो ये ब्लू ही रहेगा, बेसिक के साथ अगर हम नो चेंज लिखे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और न्यूट्रल में ये ब्लू लिटमस पेपर लिया तो साफ सी बात है ब्लू ही हो गया ये न्यूट्रल में, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर, न्यूट्रल में ये रेड ही होगा, रेड लिटमस पेपर है, और एसिडिक में भी ये रेड होगा क्योंकि खतरा रेड होता है, या हम लिख सकते हैं नो चेंज अकर्स। और बेसिक में ये ब्लू हो जाता है, बी से बेसिक, बी से ब्लू, समझ गए। अब तो यहाँ हमारी ख़त्म हो गई कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स की। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये हमें पढ़ने हैं 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ने हैं हमें एनसीईआरटी के हिसाब से।
पहले हम पढ़ेंगे अनियन, दूसरा हम पढ़ेंगे वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। हम देखेंगे ये एसिड में कैसा क्या करता है और बेसिक में क्या करता है। अगर हमने अनियन के ऊपर टिप टिप करके एसिड डाल दिया, कोई भी एसिड ले लो, HCl डाल दिया, कोई भी वो नींबू का रस डाल दिया, क्योंकि वो क्या होता है, वो होता है एसिड होता है ना, वो सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड, नींबू का रस डाल दिया, तो ये इसकी ना स्मेल क्या होती है, इसकी स्मेल रहती है, रिटेन। मतलब अगर इसकी स्मेल, अब अनियन की स्मेल हम डिफाइन थोड़ा ना कर सकते हैं, हम वेरिएबल ले लेते हैं अनियन की स्मेल। अगर हमने x ले ली, अगर हमने अनियन पे एसिड डाला, हमने उसी अनियन पे, तो ये x स्मेल ही रहेगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने उस अनियन पे सोप डाल दी, सोप या कोई भी और बेस डाल दिया, तो क्या होगा, ये अनियन की जो स्मेल x स्मेल थी, ये अनियन की स्मेल वैनिश हो जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ एम्प्टी हो जाएगी इसकी स्मेल होगी नहीं, मतलब सूंघोगे कुछ स्मेल ही नहीं आएगी तुम्हें। तो क्या लिख सकते हैं, वैनिशेस। अब हम ले लेते हैं वनीला एसेंस। अब वनीला एसेंस भी बिल्कुल अनियन की तरह होता है। एक बात समझो तुम ना, ये चलो तुम बाद में बताऊंगा वो बात। वनीला एसेंस ना, जब हम इस पे एसिड डालते तो इसकी स्मेल रिटेन कर जाती है, और जब हम बेस डालते तो इसकी स्मेल वैनिश कर जाती है। सेम क्लोव ऑयल के साथ, क्लोव ऑयल पे हम एसिड डालेंगे रिटेन कर जाएगी, बेस डालेंगे वैनिश कर जाएगी। अब तुम्हें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है कि अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, तीनों पे एसिड डालोगे तो स्मेल रिटेन करती है, और तीनों पे बेस डालोगे तो स्मेल वैनिश हो जाती है। अब तुम्हें एक एक करके याद करनी है जरूरत, तुम बस ये याद कर लो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते कितने हैं, 3 होते हैं, अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। अब बस एसिड में ये रिटेन कर जाते हैं तीनों, और बेसिक में ये वैनिश कर जाती है इनकी स्मेल तीनों में। ये याद कर लो एक करके, तो सेम ही है ना, क्योंकि इन तीनों का। ये हमारी खत्म हो गई ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की कहानी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टॉपिक। मैंने तुम्हें एसिड का टेस्ट बता दिया और सारे इंडिकेटर्स बता दिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स। मेन तो यही है ना, एसिड बेस सॉल्ट। इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ठीक है, ये पढ़ ठीक है। एसिड की पहली क्लासिफिकेशन होती है वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन ये हो गई। अब दूसरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एसिड्स की। एसिड्स की 2 क्लासिफिकेशन, नेचुरल एसिड्स और आर्टिफिशियल एसिड्स, ठीक है। ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन। नेचुरल एसिड्स जैसे कि नींबू का रस, यानी कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये हो गई हमारे नेचुरल एसिड्स। आर्टिफिशियल एसिड्स देख लेते हैं हम। आर्टिफिशियल एसिड्स ले लो H2SO4, HNO3, ठीक है। ये हो गए आर्टिफिशियल एसिड्स। अब हम देख लेते हैं एसिड और बेसिस का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये बहुत। एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस। पहला मैंने क्या बताया था, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं एसिड टेस्ट में, बताया था ना ये मैंने पहले। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया इनका। और बेसिस बिटर होते हैं, ये हो गया इनका पहला। दूसरा इनका हो गया एसिड ना सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब कि पानी में घुल जाते हैं आराम से, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस सॉल्यूबल, मोस्टली बेसिस सॉल्यूबल नहीं होते, पर जो सॉल्यूबल होते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं है कि सारी बेसिस नहीं सॉल्यूबल होते वाटर में। जो सॉल्यूबल बेसिस होते हैं ना, उन्हें हम बुला देते हैं एल्कलीज। समझे? ये पॉइंट एक
ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट याद कर लेना, बेसिस विच आर soluble in water are known as alkalis। ठीक है, एक ये पॉइंट याद कर लेना तुम। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी एक डिफरेंस हो सकता है ना कि एसिड करोसिव होते हैं, बताया था ना मैंने तुम्हें, याद आया? एसिड्स नेचर में करोसिव होते हैं, जबकि बेसिस ना करोसिव नहीं होते, वो सोपी से होते हैं। सोपी फीलिंग होती है उनकी, फील सोपी। तो ये फीलिंग जब हम इस बेस को छूते हैं ना, तो ये हमें थोड़ी सोपी फीलिंग देता है। और एक और डिफरेंस ये हो गया कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ की बेसिस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गए इनके चार। तो ये चारों ना मतलब दिमाग में बैठा लेना। तुम्हें सोते सोते कोई उठा के आया, चलो बेसिस चार डिफरेंसेस बताओ, तुम्हें ये चार रटे होने चाहिए, मतलब बस दिमाग में फिट होने चाहिए। अब जैसे तुम्हें अपना नाम फिट है, वैसे ही तुम्हें ये फिट होना चाहिए। ये तो हो गई इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। दिक्कत मत लो, ये थोड़ी ना, ये हल्का सा तुम्हें मुश्किल लग सकता है, पर ठीक है, पढ़ोगे ना तो सब समझ आएगा। मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें दिक्कत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आ जाता है एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो कुछ चीज़ें छोड़ता है। एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कुछ चीज़ें छोड़ता है। और एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कुछ चीज़ें छोड़ता है। और अब आ जाओ बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये कुछ चीज़ होता है। एक ना चीज़ देख लो कि बेसिस ना कभी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना, ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता इसके साथ, क्योंकि ये भी ना नेचर में बेसिक होता है। तो बेसिक और बेसिक रिएक्ट कैसे कर ले भाई, सोचो एक बार। ठीक है, अब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये सॉल्ट और H2 गैस देता है। तो ना ये बेसिस और एसिड की रिएक्शन प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ सिमिलर होती है। अब आई एक बात, नहीं चलो बाद में बताता हूँ तुम्हें वो बात भी। अब हम देखते हैं एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट देता है, H2O देता है यानी कि पानी देता है, और ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है। समझे? अब एसिड जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और H2O देता है, पानी देता है। और इसमें ना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो थोड़ी सी ना हीट भी रिलीज हो जाती है। ये हीट का सिंबल है, इसे डेल्टा कहते हैं, ये हीट का सिंबल है। ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू हीट। ठीक है, अब ये तुम्हें हो जाना चाहिए याद, तुम्हें याद। एक बार फिर देखो, फिर पढ़ो, फिर याद करो, फिर देखो। तुम ना एक काम भी कर सकते हो, एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे घर जहाँ पे भी तुम बैठे हो या हमेशा बैठते हो पढ़ने के लिए, उसके सामने एक दीवार होती होगी ना, या फिर ऐसी एक जगह होती होगी, ऐसी एक दीवार होती होगी जहाँ तुम बहुत बार देखते हो। तो वहाँ पे ना एक स्लिप पे ना ये चारों चीज़ें लिख के ना पेस्ट कर लो तुम, या टेप से चिपका लो, है ना, टेप से चिपका लो, ताकि तुम बार बार उसे पढ़ो, बार बार तुम्हें याद हो, हर रोज तुम्हें याद हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। अब हम ना इसके टेस्ट देखते हैं कि हमें ये ना प्रूफ भी करने होते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में बन भी रही है या नहीं।
तो पहले हम प्रूफ देखते हैं एसिड या बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शन। कहा था ना मैंने एसिड्स और बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शन की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो मैंने एसिड स्लैश बेसिस लिख दिया, तो डिफरेंस तो कोई आएगा नहीं, बनेगा सॉल्ट और H2O, बनेगा सॉल्ट और H2O गैस। अब ना क्या होता है, जब भी एसिड या बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा ना, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, वो हमेशा पॉप साउंड के साथ निकलेगी, पॉप साउंड के साथ निकलेगी, फुट फुट ऐसे पॉप साउंड के साथ निकलेगी, समझ जाओ तुम। ठीक है, तो हम क्या ऐसे प्रूफ करने के लिए करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हमने एसिड डाला, इसमें हमने मेटल डाल दिया कोई भी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना, वो एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अगर वो पॉप साउंड नहीं आ रही तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसे ही बेस के साथ, हमने इसमें बेस डाला, हमने इसमें मेटल डाला, जो हाइड्रोजन गैस निकली वो पॉप साउंड के साथ निकली, तो हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है, एसिड और बेसिस के मेटल के साथ रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन गैस निकली ही है। ये प्रूफ हो गया इसका। अब तो अब हम पढ़ लेते हैं इसमें दूसरा, यानी कि एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। क्या मैंने तुम्हें पहले कहा था कि क्या रिलीज होगा एसिड का जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होगा? मैंने क्या कहा था, एक तो सॉल्ट रिलीज होगा, एक H2O रिलीज होगी और एक CO2 रिलीज होगी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है बस इसे, तो हम इसे प्रूफ करते हैं लाइम वाटर टेस्ट के साथ। लाइम वाटर टेस्ट के साथ हम ना एक ले लेते हैं यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब नहीं जिस पे तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये कुछ ऐसा यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें हमने ले लिया एसिड और इसका रिएक्शन करा दिया मेटल कार्बोनेट के साथ। ये MCO3 होता है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तब इसमें रिलीज हुई, क्या रिलीज हुई, इसमें रिलीज हुई CO2। अब कायदे से CO2 बाहर चली जानी चाहिए, पर हमने इसे कवर कर दिया, हमने इसे बहुत ज़्यादा कवर कर दिया कि ये बिल्कुल ही बाहर ना निकल पाए। तो ये CO2 यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे, रुको दिखाता हूँ तुम्हें, ब्लैक से दिखाता हूँ, इस जगह पे जहाँ से CO2 जा रही है, इस जगह पे हमने रख दिया लाइम वाटर, इस जगह पे हमने रख दिया लाइम वाटर, हमने रख दिया लाइम वाटर। अब जब ये CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, लाइम वाटर का पता है तुम्हें क्या फॉर्मूला होता है? ये आ सकता है एग्जाम में, लाइम वाटर का होता है CaOH होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला। तो जब CO2 को हम लाइम वाटर के साथ करते हैं ना, तो एक बन जाता है CaCO3 और H2O तो लिक्विड में आ जाता है, और ये हमें मिलता है सॉलिड में। ठीक है, अब ये CaCO3 है ना, CaCO3 है ना, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में वाइट प्रेसिपिटेट, तो वही प्रेसिपिटेट होता है। ये ना नेचर में ना मिल्की सा होता है, मिल्की सा होता है ये नेचर में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब भी ना लाइम वाटर मिल्की बन जाता है ना, मिल्की बन जाता है ना, इसका मतलब यहाँ पे इस लाइम वाटर को CO2 से पास कराया है, तभी ये मिल्की बना है। अब हमने अगर लाइम वाटर को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमने लाइम वाटर को एक्सेस CO2 से पास करा दिया। एक्सेस CO2 मतलब बहुत ज़्यादा। देखो जैसे हमने तो इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में CO2 पास कराया जिससे ये लाइम वाटर मिल्की बन गया। पर अगर हमने इसे एक्सेस CO2 से पास कराया, इस लाइम वाटर को एक्सेस CO2 से पास कराया ना, तो ये क्या होता है, इसकी मिल्कीनेस ना, ये जो मिल्कीनेस थी ना, ये खत्म हो जाती है, ये वैनिश हो जाती है मिल्कीनेस। ठीक है, और ये बच जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, ये बन जाता है। ठीक है, हो गया इसका भी अब। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हो गई हमारी खत्म। तो अब हम देख लेते हैं बेस की हायर लेवल की डेफिनेशन। बेस की हायर लेवल की डेफिनेशन होती है बेस when dissociates in H2O and gives OH negative ion। बस, base when dissociates in H2O and gives OH negative ion। बेस जब हाइड्रोजन के साथ पानी के साथ मिलता है और ये OH नेगेटिव आयन दे देता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस H2O के साथ मिलके OH नेगेटिव आयन दे, उसे हम कहते हैं कि X जो हो गया वो हो गया बेस। अब तुमसे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ, क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, देयर इज अ सब्सटेंस X and when it dissociates in H2O it gives H3O। name X, whether it's an acid or a base। पहला क्वेश्चन तुम्हें कमेंट्स में इसके आंसर लिख दो। और अगर मैं तुम्हें कहूँ देयर इज अ ये पूरा क्वेश्चन सेम है, बस जब ये पानी में डिसोशिएट करे ना तो ये OH नेगेटिव आयन दे, तब इसका क्या, ये एसिड होगा या फिर बेस होगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, जब ये एक सब्सटेंस पानी में डिसोशिएट होके पॉजिटिव H आयन दे, तब ये एसिड होगा या बेस होगा। ये तीन क्वेश्चन तुम मेरे को कमेंट्स में इसके आंसर लिख दो। ठीक है, चलो ये भी हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि एसिड्स की तीसरी नंबर की क्लासिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। नहीं, एक्चुअली ये पहली क्लासिफिकेशन ही मैंने जो तुम्हें बताई थी ना एसिड्स की, वो ही अब हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो इजीली, रेडिली एंड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वीक एसिड्स होते हैं जो नॉट इजीली, नॉट रेडिली और पार्शियली, यानी कि पार्शियल ब्रेक डाउन होता है जब एसिड स्ट्रांगली, रेडिली और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जब एसिड्स इजीली नहीं होते, रेडिली नहीं होते और इनका ब्रेकडाउन बहुत पार्शियल होता है, तब हम इन्हें कहते हैं वीक एसिड्स।
तब हम इन्हें कहते हैं वीक एसिड्स। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझ आता हूँ तुम्हें। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 जब ब्रेक होगा तो ये 2H पॉजिटिव आयन देगा और SO4 नेगेटिव 2 देगा। ठीक है, अब ये H क्या है, ये H कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो ये इजीली हो रहा है, रेडिली हो रहा है और कंप्लीटली हो रहा है ना। वेराज वीक का एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH। इसे हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव ये देगा। अब ये H यहाँ एक और यहाँ एक, ये CH3 ब्रेक डाउन हुआ, ये CH3 का तो CH3 रह गया और ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रह गया। ये हाइड्रोजन ब्रेक हुआ लेकिन सिर्फ 4 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये पार्शियली ब्रेक हुआ, इजीली नहीं हुआ और रेडिली भी नहीं हुआ, तो ये हो गया वीक एसिड। अब पता है इसे हम क्या कहते हैं, चलो ये तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। एक चीज देख लो तुम, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल था, इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल था। और ये एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल था। ठीक है, समझ गए होगे इतना। एक बार फिर से तब 2 मिनट के लिए तुम पढ़ो, तभी तुम्हें ढंग से समझ आएगा। पढ़ो। पढ़ लिया? चलो फिर शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं हम। इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक वीक होते हैं, समझ गए? ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे Z से मार्क कर देता हूँ। ये 2 चीजें, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक वीक। 5 बार बोलो इसे, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक वीक, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक वीक, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक वीक, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक वीक। अब ये वीक एसिड्स होते हैं तभी तो ये एडिबल होते हैं। एक बार सोचो, हम कोई आर्टिफिशियल एसिड खा सकते हैं? सोचो एक बार, हमने किसी को देखा आर्टिफिशियल एसिड खा रहा है? वो हम जब भी खाते हैं हम नेचुरल एसिड ही तो खाते हैं, नेचुरल एसिड। नींबू का रस पीते हैं हम नींबू का रस पीते हैं। ये क्या होता है? ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल? ये तो बिल्कुल नेचुरल है भैया। तो नेचुरल है तो क्या होगा? ऑर्गेनिक। नेचुरल है तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है तो वीक है, वीक है तभी ये एडिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स खाते हुए देखे वो तो हमें ही जला देगा, अंदर की सारी इंटेस्टाइन, सारा स्टमक सब जल जाएगा, है ना। तभी तो हम वीक एसिड एडिबल करते हैं। एक ये भी याद रखने का तरीका है तुम्हारे लिए, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। अब बहुत हो गई एसिड की क्लासिफिकेशन। बेस भैया कह रहे हैं कि तुम तो सब एसिड की क्लासिफिकेशन करे जा रहे हो, मेरी क्लासिफिकेशन कौन करे? तो अब आ जाते हैं हम बेस की क्लासिफिकेशन पे। बेस को हमने 2 तरह में बांट दिया, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस और वाटर इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल बेस। अब वाटर सॉल्युबल बेस को मैंने तुम्हें याद है पहले बताया था, एल्कलाइज कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस को। जब मैंने तुम्हें एसिड और बेसिस का डिफरेंस बताया था, मैंने कहा था कि मोस्टली बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं पर कुछ बेसिस सॉल्युबल भी होते हैं। उन सॉल्युबल को हम एल्कलाइज कहते हैं। याद है तुम्हें बताया था मैंने तुम्हें कुछ, हाँ यही बताया था मैंने तुम्हें कुछ। ठीक है, अब सोचो तुम, सोचो एक चीज सोचो, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? पार्शियली और नो सॉल्युबिलिटी, है ना।
अब हम ये कह सकते हैं कि बेसिस और एसिड्स को अपनी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए H2O की ज़रूरत है। H2O की ज़रूरत है। कैसे? मैंने तो बताया OH नेगेटिव और H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जब देता है एसिड्स या बेसिस, तभी उन्हें हम कहते हैं। तो H2O की तो ज़रूरत है ही हमें बेसिस और एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। एक ये चीज़ भी समझ गई तुम, ठीक है। अब देखो, पार्शियली और नो सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब कि वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि ये वाटर में टूट रहे हैं, वाटर में टूट रहे हैं और ये वाटर में जाके नहीं टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या कहा था मैंने? अब तुम खुद बताओ एक बार सोच के, वाटर सॉल्युबल एसिड बेसिस ज्यादा स्ट्रांग होंगे या वाटर इनसॉल्युबल बेसिस ज्यादा स्ट्रांग होंगे? साफ सी बात है, मैंने तुम्हें क्या कहा था? स्ट्रांग यानी कि जो इजीली, रेडिली और कंप्लीटली ब्रेक हो जाए उन्हें हम कहते हैं स्ट्रांग। अब वाटर सॉल्युबल के केस में क्या है? वाटर सॉल्युबल के में पानी में जाके कंप्लीटली, इजीली और रेडिली टूट रहा है, तभी तो ये वाटर में सॉल्युबल हो पा रहा है। अगर ये एक बार सोचो, अगर ये पानी में जाके टूटता ही नहीं तो ये सॉल्युबल होता ही कैसे? सोचो एक बार। और वेराज वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं वो ना ही इजीली टूटते, ना ही रेडिली टूटते, और कंप्लीटली तो टूटते नहीं, पार्शियली टूटते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो ये कहाँ से कह दूं मैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है? ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल बेस, ये इंपॉर्टेंट है तो ये रेड से कर देता हूं। वाटर सॉल्युबल बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल बेस वीक होते हैं, है ना? ठीक है, बस ये तुमने समझ लिया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर ये पार्ट 2 भी खत्म करते हैं हम। अब हम पढ़ लेते हैं आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है ना, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ये दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब पता ही होना चाहिए तुम्हें, 10th क्लास में आ गए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। अब रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्शन डाइल्यूट पे होगा तो उसका इफेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड पे भी पड़ेगा। यही होता है रिलेटिव, मतलब ये इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो? ये रिलेटेड है। तो अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हमें पढ़ना पड़ेगा डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, और हमें पढ़ना पड़ेगा डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेटेड बेस। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। अब ये टॉपिक समझने के लिए तुम्हें पहले एक और टॉपिक समझना पड़ेगा। ये टॉपिक समझो, अब मेरे पास है कोई एसिड, ले लो HCl है, ये मेरा गैसियस फॉर्म में है, यानी कि इसमें H2O नहीं है, तो ये ना नो इफेक्ट दिखाएगा लिटमस पे, नो इफेक्ट ऑन लिटमस, और ये एसिडिक भी नहीं रहेगा, नॉट एसिडिक। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम ध्यान से सोचो। एसिड को अपनी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए H2O की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, टू शो प्रॉपर्टीज, है ना? ये कहा था ना मैंने तुम्हें, टू शो प्रॉपर्टीज H2O की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे H2O है नहीं, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा कैसे? तो ये एसिडिक रहेगा ही नहीं, और ये लिटमस पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, एसिडिक नहीं है तो। ठीक है,
अब ये H2O भी क्या करता है, मैंने तुम्हें बताया था, एसिड जब H2O के साथ मिलता है तो ये H पॉजिटिव आयन देता है और H3O पॉजिटिव आयन देता है ना, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था। अब क्या होता है, होता क्या है इसमें, हम HCl का कॉन्सेप्ट लेंगे। हम यहाँ पे जब HCl का कॉन्सेप्ट लेंगे तो HCl क्या किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आयंस है ना और Cl नेगेटिव आयंस है ना, ये H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा। सही है अभी तक, ये H पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में। ठीक है, HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में, है ना। ये तभी होगा जब ये H2O के साथ है, यानी कि ये ड्राई नहीं है, तभी तो ये H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव आयंस देने का क्या मतलब है क्या कि ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये अपनी H पॉजिटिव रिलीज होने का मतलब तो ये हुआ। अब देखो हमने क्या किया, हमने लिया एक बीकर या हमने 2 बीकर लिए, एक में हमने डाला 1 लीटर ऑफ वाटर और दूसरे में भी हमने डाला 1 लीटर ऑफ वाटर। अब हमने इसमें ऊपर से डाल दिया 10 ग्राम HCl और इसमें हमने डाल दिया 100 ग्राम्स HCl। अब बताओ H पॉजिटिव आयंस इन दोनों बीकर्स में से कौन से में ज़्यादा है, अभी तो साफ सी बात है, इसमें 100 ग्राम HCl है तो ये ब्रेक होगा तो इसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, तो इसमें मोर H पॉजिटिव आयंस और इसमें लेस H पॉजिटिव आयंस compared to this beaker। अब मोर H पॉजिटिव आयंस है ना, तो हम कह देंगे कि ये है कंसंट्रेटेड और इसमें लेस है तो हम कह देंगे ये है डाइल्यूट। पर ऐसा कोई इसकी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है इसकी कोई। अब हमने ले लिया एक तीसरा बीकर, मान लो हमने ले लिया एक तीसरा बीकर, हमने इसमें भी 1 लीटर पानी लिया और हमने इसके अंदर डाल दिया 200 ग्राम का HCl, 200 ग्राम HCl डाल दिया हमने इसमें। तो ये 200 ग्राम HCl डाल दिया तो ये हो गया कंसनट्रेटेड इन बाकी दो के कंपैरिजन में और ये बन जाएगा डाइल्यूट। ये कंसनट्रेटेड टू डाइल्यूट बन जाएगा अगर हमने ये तीसरा बीकर भी कंपैरिजन में ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड, ये दोनों हो जाएंगे डाइल्यूट। समझे मेरी बात। तो ये रिलेटिव टर्म है, मैंने इसलिए कहा था रिलेटिव टर्म है क्योंकि ये रिलेट करते हैं। इसमें हमने 200 ग्राम HCl डाला तो उसका इफेक्ट इस पे भी तो पड़ा, कहा था ना मैंने, किसी एक पे एक्शन हो रहा है तो इसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ेगा। तो ये इस पे एक्शन हो रहा है, ये हमने 200 ग्राम HCl डाला तो इस 100 ग्राम के HCl की प्रॉपर्टीज पर भी हमको वो हुआ इफेक्ट पड़ा, इसलिए हमने कहा था कि ये रिलेटिव टर्म्स है।
ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा अब तुम्हारा। अब हम देख लेते हैं कंसंट्रेटेड। अब हम देख लेते हैं कंसंट्रेटेड बेस एंड कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, ये दोनों हम देख लेते हैं। अब इसमें ना कॉन्सेप्ट वही यूज़ होना है, कोई बेस ले लो आप, बेस ले लो NaOH। ये किस में बनेगा? Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, है ना। ये इसमें ब्रेक हो गया, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टीज भली बात ही दिखाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टीज बहुत सही से दिखा रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से दिखा रहा है, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव रिलीज हुआ। क्या कहा था मैंने तुम्हें? बेस जब H2O के साथ डिसोशिएट करे और OH नेगेटिव आयंस दे तब हम उसे बेस कहते हैं, कहा था ना। ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी पहले। अगर ये बेस ड्राई होता, यानी कि नो H2O होता, तो क्या ये OH नेगेटिव आयन रिलीज होता? नहीं होता। तो ये बेसिक रहता, ये नॉट बेसिक रहता। तो क्या ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता? नो इफेक्ट ऑन लिटमस। बस यही बात हो गई। अब बीकर का एग्जांपल तुम इसमें भी ले लो। इसमें हमने ले लिया 2 लीटर ऑफ H2O, इसमें हमने लिया 2 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, इसमें हमने डाला ले लो 100 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें हमने डाला 50 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो अब तुम खुद सोच के बताओ, इन दोनों में से डाइल्यूट कौन सा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? तुम कहोगे कि बहुत साफ सी बात है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा और ये डाइल्यूट होगा। क्यों ये कॉन्सेंट्रेटेड और क्यों ये डाइल्यूटेड? क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयंस इससे कंपैरेटिवली कम है। तो यानी कि इसमें OH नेगेटिव आयंस मोल है और इसमें OH नेगेटिव आयंस लेस है ना। यही मतलब हुआ। अब हमने मान लो एक तीसरा बीकर भी ऐड कर दिया, इसमें भी हमने 2 लीटर ऑफ H2O रखा और इसमें हमने डाला 200 ग्राम ऑफ NaOH, 200 ग्राम ऑफ NaOH। हमने इसमें 200 ग्राम ऑफ NaOH डाला, तो ये क्या हो गया? खुद सोच के बताओ। ये हो गया कंसंट्रेटेड, ये होगा कंसंट्रेटेड, और ये कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट बन जाएगा। समझे? तो ये तभी रिलेटिव टर्म्स है। एसिड के साथ भी वही होता है, बेसिक के साथ भी वही होता है। और एक चीज ध्यान रख लो, मैंने इसमें तीनों चीजों में अमाउंट कॉमन लिया है। 2 लीटर ऑफ H2O, उसमें भी मैंने एसिड में भी अमाउंट कॉमन लिया था। एसिड में भी मैंने 1 लीटर ऑफ H2O, 1 लीटर ऑफ H2O और 1 लीटर ऑफ H2O। तो कॉमन ये हम अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, अमाउंट चेंज। तो उम्मीद है मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो आपको सब समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि हम पार्ट नंबर 3 उसमें